बीजेपी ने यूपी में अब की 10 ठाकुर उम्मीदवार उतारे हैं। एक मुरादाबाद से सर्वेश सिंह का निधन हो गया मतदान के दूसरे दिन, वो अलग बात है। एक वीके सिंह का टिकट कटा और उससे पहले हम आप बात करते रहे कि किस तरीके से छत्री समाज नाराज है। और हमने देखा पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब तक 2 चरणों में मतदान रहा तो वहाँ खूब महापंचायतें हुई और बैठकें हुई। लेकिन 2 मई से 5 मई की रात तक जो खेल चला, जो 2 मई को अमित शाह मतलब बीच प्रचार छोड़कर जो एक बड़ी बैठक ली आके, तड़ातड़ सारे मुद्दे जो ठाकुर नाराजगी दिख रही थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया और पार्टी मान रही थी कि उनको नहीं दें तो किसी और को उतारें, बड़ी बातें चली। ब्रजभूषण शरण सिंह पहले उनके बेटे को टिकट दे दिया, फिर बेंगलुरु में राजा भैया से मुलाकात की और जो कौशाम्बी में अब की इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज को उतार कर थोड़ा मुकाबले में दिख रहा था इंडिया गठबंधन, वहाँ पर राजा भैया को साथ लिया प्रतापगढ़ और आसपास कौशाम्बी सीट पर। और जो 5 मई को बात हुई, धनंजय सिंह टिकट लौटलवा दिया श्रीकला सिंह अपनी पत्नी का, आरोप भी मायावती पे आए। आपको क्या लगता है पूरे सिनेरियो में, क्या आगे आने वाले 5 चरणों में बीजेपी ने सेट कर लिया है ठाकुरों को? इधर पूर्वांचल में बाबू साहब कहलाते हैं छत्री, उनको सेट हो गए क्या कि कोई गड़बड़ी है अभी? देखिए पुष्कर जी, जो नया समीकरण बना है उसकी जो परिस्थितियां हैं उस हिसाब से अगर हम बात करें तो 2-3 चीजें बिल्कुल साफ निकल के आती हैं। पहले तो ये है, जिस तरीके से आपने कहा कि क्या सेट कर दिया है, अगर सेट कर दिया है तो पिछले दो चरणों को आपको देखना पड़ेगा। जिस तरीके से मतदान हुआ है उसमें ठाकुरों की पूरी तरीके से नाराजगी रही है उन सीटों पे ज्यादा, चाहे बीके सिंह हो जाए चाहे दूसरी जो सीटें हो जाए। और जो 10 जो आप कैंडिडेट बता रहे हो कि जो ठाकुरों को जो टिकट दिया गया, ये संख्या 1, 2, 3, 4 दिन पहले की है। वो तब की है जब जो 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। जी लब्बो-लुबाब ये है, जो डैमेज करना था भारतीय जनता पार्टी को क्षत्रिय समाज की तरफ से, वो तो हो चुका है। वो कहते हैं ना कि अब जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछतावे से क्या हो। तो स्थिति कमोबेश मुझे लग रहा भारतीय जनता पार्टी के पास वही है। लेकिन अभी महत्वपूर्ण 5 चरण और बचे हुए हैं और कुछ सीटें ऐसी हैं जहां क्षत्रियों का दबदबा बहुत बढ़िया है, जिसको हम लोग मीडिया के तरफ से ये बाहुबली कहा जाता है। उन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की विशेष पैनी नजर रही है। अब जैसे आपके शो में हम कई बार बोल चुके हैं कि ब्रिजभूषण शरण का जो टिकट है वो काटा जाएगा, लेकिन कटने की संभावना एक ये भी है, वो टिकट उनके घर के आसपास इर्द गिर्द ही रहेगा। आज उनके उनके बेटे को दे दिया गया, उनके बेटे को नहीं दिया जाता तो उनके घर के इर्द गिर्द ही रहता। क्यों रहता, उसको समझने के लिए, क्योंकि 3-4 जो सीटें हैं कैसरगंज की, जो आसपास की जो सीटें हैं, उनमें उनका प्रभाव बहुत बढ़िया है। और ये दिल्ली समझती थी, दिल्ली की नजर बनी हुई थी कि अगर उनको टिकट नहीं दिया गया, उनके परिवार को टिकट नहीं दिया गया, तो यहां से हमारा सुपड़ा साफ हो सकता है। जिस तरीके से आपने कहा कि अमित शाह एक एक सीट पे नजर बनाए हुए हैं, गुणा भाग डेली दिल्ली कार्यालय पे हो रहा है, तो स्थितियां वही थी। उन्होंने कहा कि अगर ये सीट, आपकी आवाज रमेश जी देना शायद आपका। मुनासिब समझा। और ये चीजें दिख भी रही थी कि टिकट उन्हीं को दिया जाएगा। और दूसरी बात, इसके अलावा 2-3 चीजें और हैं, जैसे एक मिनट, जी जी जरा एक फोन आ गया था, मैं भी एक, जी 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 आप आप बोले, आवाज आ रही है रमेश जी। यस फोन आ गया था बीच में। और दूसरी चीज ये है, धनंजय सिंह का जिस तरीके से मामला हुआ, बहुत तेजी से हुआ। उनकी धर्मपत्नी को उनको भी टिकट दिया रात में ही जाता फोन है, आया है, फिर काट दिया जाता है। उनको भी जी रात में ही फोन पहुंचा है, कह रहे हैं आपको ज्यादा पता होगा। नहीं नहीं,
तो उसमें क्या है, जैसे टिकट दिया गया, काटा गया, क्या इस बीच में हुआ और कहाँ से गोटी इसमें फिटाई गई और कौन इसमें है, इसमें फ़ायदा क्या, नुकसान होगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन स्थितियाँ जो बदल दी गई हैं, तो इससे एक नाराज़गी का जो चरण है, वो भी फूट के बाहर निकल गया है। ये नाराज़गी किस तरफ जा रही है? बसपा की तरफ जा रही है। अब जिस तरीके से यहाँ पे मैनपुरी में कांड हुआ है, मैनपुरी में अगर ये छत्रियों के नेताओं के ऊपर अगर कोई लालचन अगर टिप्पणी की गई है, तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। तो कुल मिला के क्षत्रियों को कोई एक पार्टी नहीं है। हर तरफ से ये चीज़ें आ रही हैं कि क्षत्रिय नाराज़ हो गए। अब यही वजह है 2 चरणों में जो हम लोगों ने देखा, क्षत्रिय समाज से ज़्यादा वो लोग बाहर निकल के नहीं आए, ना उन्होंने वोट करा, ना उन्होंने खुल के समर्थन करा और जिन सीटों पे और जिन प्रत्याशियों का वो समर्थन करते थे, उनसे भी उन्होंने किनारा कर लिया। ये बात भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पता चल गई कि अगर ऐसा ही रहा तो आगे की स्थिति हमारे लिए खराब हो जाएगी। अब जो आपने ये कहा कि उसको सेट कर लिया, मुझे लगता नहीं है कि भाई 5 साल के तो बच्चे हैं नहीं कि ₹5 की टॉफ़ी ले जाके बच्चे को दे दिया कि आप खा लो और खुश हो जाओ। तो इस तरीके से ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। अभी एक क्षत्रिय समाज जब आपका चैनल से फ़ोन आया किस मुद्दे पे हम डिबेट करेंगे, तो मेरी किसी से बात हो रही है। उन्होंने कहा कि हम मानने वाले नहीं हैं। हमारा जो स्टैंड है बिल्कुल हम उस पे कायम हैं। हमारे साथ में जो नाराज़गी है, किन मुद्दों को लेके है, रूपाला साहब ने क्या कहा, जो कहा उन्होंने वो बहुत ऐसा जो बयान है वास्तव में हम लोग टीवी पे बोल भी नहीं सकते। किसी भी बड़े नेताओं को जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, इस तरीके की चीज़ों को बचना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए और ये बात यहाँ के दिल्ली के बड़े नेताओं ने उन तक पहुँचाई भी कि आप मत बोलो। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात है उनकी जो हठधर्मिता है, उनकी जिद है रूपाला की, वो बिल्कुल उसी पे कायम की नहीं मैंने जो कहा जो कह दिया। उनको टिकट दिया गया, उनका नामांकन हो गया, वो लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को मुझे लग रहा अगर सेट करना होता पुष्कर जी, तो उनको उनका टिकट काट दिया जाता, उनको चुनाव से हटा दिया जाता, तो कहीं न कहीं लगता मुझे लग रहा क्षत्रियों की नाराज़गी कुछ हद तक कम होती। लेकिन क्या बाकी इस समय जो नाराज़गी कम हो रही है, मैं इस पे ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। जी। अनुपम जी, जो रमेश ठाकुर जी का टेक है, आज की हमारी ये डिबेट है कि 2 से 5 के बीच जो क्षत्रिय समाज के लिए ऑपरेशन चलाया गया या किसी तरीके से ये बन गया कि अब छत्री नाराज ना हो, चाहे वो राजा भैया हों, धनंजय सिंह को शांत करा लिया गया, वो किसी कारण से हुआ। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरीके की बात अभी रमेश जी ने कही कि 2 रुपए या 5 रुपए का कंपट नहीं है, टॉफी नहीं है कि आप गए और समाज ने मना लिया। अगर आपने अभी मना लिया तो 2 चरणों में पिछले क्या हुआ, जबकि टिकट हमारे जो 14 लोगों को दिया है, 14 समाज के लोग हैं जो क्षत्रिय समाज के, उनको टिकट मिला है, वीके सिंह का इसमें से कटा था। आपका इस पे टेक क्या है कि जो धनंजय सिंह एकदम से जौनपुर में बैठे हैं हॉट सीट पे कि श्रीकला सिंह को बाहर का मतलब पर्चा उन्होंने वापस लेना पड़ा क्योंकि 2 लोगों के साथ नॉमिनेशन प्रस्तावकों के साथ था तो उनका निरस्त हो गया ऑटोमेटिक। तो अब आपको क्या लगता है कि बीजेपी के लिए पूर्वांचल की राह आसान रहेगी? देखिए, क्षत्रिय नाराजगी पे मैं बाद में आता हूँ। पहले जो रमेश भाई कह रहे थे, रूपाला ने 2 बार माफी मांगी है। वो अलग बात है कि एक समाज का एक वर्ग कहता है कि उन्होंने दिल से माफी नहीं मांगी है। तो वो ये कहना कि वो वो अपनी हठधर्मिता पे मैं अड़े हैं, थोड़ा सा माफी नहीं रोक रहा हूं मांगी। क्योंकि अमित शाह जी ने 19 तारीख को मतदान हुआ था और 17 तारीख को ये शाम को कहा था कि रूपाला जी ने दिल से माफी मांग ली है। ये उसी समय बहरहाल टर्म उन्होंने आया कहा था। दिल से माफी मांग ली, लेकिन एक वर्ग का कहना है दिल से नहीं मांगी। बहरहाल दैट इज अनदर थिंग। अभी एक बड़ी ब्रेकिंग खबर ये है, आपको अभी बात चुकी दिग्विजय सिंह की, उसकी धनंजय सिंह की हो रही है पुष्कर भाई। जी तो अभी अभी धनंजय सिंह ने बयान दिया है कि मैं नहीं बैठा, ना मेरी पत्नी बैठी, मुझे बहुजन समाज पार्टी ने लगातार 4थी बार धोखा दिया है। मायावती किसी के हाथों मजबूर हैं। मायावती ने मुझे 4थी बार धोखा दिया है। मैं पहले से इनसे सशंकित था। मैं इनके घर टिकट मांगने मेरी ये पत्नी नहीं बाइट गई हमने थी। हमारे ही चैनल पे एक्सक्लूसिव धनंजय सिंह ने इंटरव्यू में हमारे मैं सहयोगी विपिन चौबे को बोली है, अभी हमने जी, चलाई भी तो थी। आप जी, तो चूंकि अभी आप कह रहे थे धनंजय बैठ गए, तो उस पर मैं बता रहा हूँ।
कि धनंजय सिंह कह रहे हैं ना मैं बैठा हूं, बल्कि मैं निर्दलीय लड़ने पे विचार कर रहा हूं। यदि मैं स्वयं लड़ रहा होता तो मैं आपसे अभी दावा कर देता कि मैं निर्दलीय लड़ रहा हूं। चूंकि पत्नी का मामला है, इसलिए भी विश्वास से नहीं कह सकता, पर नहीं, वो निर्दलीय आज लड़ने तो पर चुनाव विचार प्रचार, चल रहा है। नामांकन का आखिरी आज तो दिन था। नामांकन का आखिरी दिन था, वहां कुछ नहीं बचा। खत्म हो गया भाई। वो क्यों ऐसा कह रहे, मेरी समझ के बाहर है। वो हाँ अब भर ही नहीं सकती, वो अब बिल्कुल, भर ही नहीं सकती, वो चाहे तो नामांकन भर ही नहीं सकती, ये बात क्योंकि जो उन्होंने पर्चा 2:45 बजे भी कही होती तो हम मान लेते। फॉर्म भी जो उन्होंने भरा था वो सपा के लिहाज से हवाले से बीएसपी भरा था, वो खारिज हो गया। जी। बसपा के, सॉरी, हाँ वो खारिज हो गया। हाँ, तो वो, लेकिन वो कह रहे हैं, ये उनका डेस्परेशन दिखा रहा है, जो भी है। उनका कहना है कि मायावती ने मेरे को चौथी बार धोखा दिया है और मैं खुद से नहीं बैठा हूं, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, वगैरह वगैरह। और मायावती किसी के, उनकी मजबूरी है और मैं पार्टी में रहा हूं, मैं मजबूरी समझता हूं, वगैरह। तो एक तो धनंजय सिंह का ये एकदम खुल के सीधे बसपा पे एक उन्होंने प्रहार कर दिया है, और इसके अपने मायने होंगे, इसके अपने गुणा गणित होंगे। मैं अपना मानता हूं कि भाई जौनपुर में अब फाइट बड़ी दिलचस्प हो गई है। श्याम सिंह, मैं वहां पे, चूंकि जौनपुर में अक्सर जाता रहता हूँ, चुनाव में 2 बार गया, और मैंने देखा कि वहां पे यादव बाहुल्य सीट पे बाबू सिंह कुशवाहा को लाना यादवों को बहुत डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। और हाँ, अब ऐसे में उनको श्याम सिंह यादव अपना एक सजातीय नेता मिल गया है, पिछली बार भी सांसद रहे हैं। तो इसमें आप मान के चलें कि यादवों का एक वर्ग, बड़ा वर्ग, छोटा वर्ग, मोटा वर्ग कितना जाएगा, पर श्याम सिंह यादव से जुड़ता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में श्याम सिंह यादव का कैंडिडेचर बड़ा इंपॉर्टेंट और मजबूत हो जाता है। दूसरी तरफ क्षत्रियों का एक हिस्सा जो धनंजय से जुड़ा था, अब उनके पास शायद कृपा शंकर सिंह के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा, क्योंकि इस क्षेत्र की पुष्कर की हिस्ट्री रही है जहां पे क्षत्रियों और यादवों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है। तो आप मान के चलें कि अब अगर श्याम सिंह यादव इस तरह एक इंपॉर्टेंट और दबंग कैंडिडेट, बड़े कैंडिडेट के रूप में सामने आएंगे, तो जो धनंजय सिंह के साथ जो क्षत्रियों का एक वर्ग जुड़ा था, उसके पास शायद अब कृपा शंकर के अलावा और कोई चारा ना बचा हो। रही दरअसल बात ये कि मैं बीच में आपसे इस सवाल पर ले लेता हूं, क्योंकि आप पूरी तरीके से बोल रहे हैं, और क्योंकि रमेश जी का सीधा सा टेक था कि इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे लगता है, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं ये बात, एक मुरादाबाद के सर्वेश सिंह के यहां वोटिंग हो गई थी, बाकी जो 14 टिकट बटे हैं, राजनाथ सिंह, लल्लू सिंह, पुष्पेंद्र सिंह सेंगर, जगदम्बिका पाल, कीर्तिवर्धन सिंह, करण भूषण बलिया से, नीरज शेखर, दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली, जयवीर सिंह मैनपुरी, कृपा शंकर सिंह जौनपुर और लल्लू सिंह फैजाबाद। तो फिरोजाबाद भी, जी फिरोजाबाद भी, हाँ, विश्वदीप सिंह फिरोजाबाद। हम 15 लोग थे ठाकुर, और 14 में वही कह रहा था, मतलब एक सीट पे मतदान हुआ था, बाकी ये 14 सीटें ठाकुर आपके लड़ रहे थे कैंडिडेट। तो ये तो बड़ा, अगर ये ऑपरेशन ना चलाया जाता, मैं कहता हूं ठीक है, राजनाथ सिंह की सीट पे कोई दिक्कत नहीं थी या किसी, लेकिन अगर नाराजगी थी तो इन 14 में अगर 5 भी टेंशन में आ जाते तो बड़ी बात थी ना। देखिए, थोड़ा सा अब मैं इस तरह की डिबेट में बहुत इन्वॉल्व नहीं होता है, मतलब इट इज योर वर्ड अगेंस्ट माइन। आप कुछ कहें, मैं कुछ कहूं कि नहीं इसका ये नहीं हो नहीं रहा है, नहीं, फर्क कह रहे हैं, नहीं, पर सुने मेरी बात, सुना पुष्कर जी, एक बार तो खत्म करने दे यार मेरी बात। तो अगर मैं कहता हूं कि ऐसा हो रहा है, आप कहते नहीं ऐसा हो रहा है, नतीजा आने में 1 घंटा बाकी है, 1 घंटा पहले तक लोग अपनी बात कहते रहते हैं। 2022 में मेरा पूरे 2022 के दौरान डिफरेंट चैनल्स पे मेरा एक तजुर्बा हो चुका है, जिसमें लोगों ने मुझको तमाम तरह की बातें कही। अब वो होता है कि वो नतीजा आ जाता है तो आप किसको पकड़ेंगे, किसने क्या कहा। बहरहाल, मेरा अपना 2 बातें माननी है पुष्कर भाई, मैं पहले भी इसको कह चुका हूं। पहली बात, छतरी वोट एक भी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा नहीं है जो पूरी तरह पलट जाए, नंबर 1, और जो अकेले दम चुनाव को जिता दे या हरा दे। दलित वोट है, मुस्लिम वोट है, कहीं कहीं यादव वोट है, लेकिन अकेले दम चुनाव को पूरी तरह एकदम सर के बल पलट दे, कहीं ऐसा प्रभावी छतरी वोट नहीं है। क्योंकि छतरी वोट, ठीक है, मैं मानता हूं कि उसका एक हिस्सा है जो आज नाराजगी का इजहार कर रहा है, पर यह मानना कि 100 में से 600 छतरी वोट पलट गया, मेरे ख्याल से ये कोई नहीं कहेगा।
दूसरी बात, जहां तक नाराजगी का सवाल है, हमने किसान आंदोलन की नाराजगी देखी, उसके बाद चुनाव देखा। हमने जाट आंदोलन की नाराजगी देखी, उसके बाद चुनाव देखा। हमने श्रीकांत त्यागी के बाद त्यागियों की नाराजगी देखी, उसका चुनाव देखा। हमने विकास दुबे के बाद ब्राह्मणों की नाराजगी देखी, उसका चुनाव देखा। कितने ढेर सारी ना, ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ जिसमें ठीक एक ना एक बड़ा समाज आपको नाराज ना बताया ठीक गया हो। ठीक लेकिन है। चुनावी नतीजे कुछ और कहते हैं पुष्कर भाई, इसलिए लेट अस नॉट गो देयर। उसके बारे में मुझसे च- मत कहलवाइए, क्योंकि ठीक। फिर मैं कहूंगा, फिर कोई कहेगा नहीं आप गलत कह रहे हैं, अरे बहुत फर्क पड़ जाएगा। नहीं नहीं, ये ये तो अब उस पे आपका छोड़ दें। टेक देखिए है। देखिए 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 देखिए, अरे यार पुष्कर भैया, आज आपको क्या हो गया? आपने रमेश भाई को एक बार नहीं टोका, मुझे आप बोलने नहीं दे रहे। मेरा ये कहना है कि मैं नॉर्मली आंकड़ों के हिसाब से चलता हूँ नहीं कि नहीं, भाई मैं ये आपकी फिगर है, ये अरे मैं आपकी आप ही बात बोल ले लो। रहा हूं अनुपम जी, मैं टोक नहीं रहा था। आपने जो बात कही, मैं कह रहा हूं आपकी बात पूरी मुझे तरीके से खत्म कही है। करने दो यार, मैं फुटेज नहीं खाता यार, मैं बहुत जल्दी अपनी बात कह के खत्म कर देता हूँ। मेरी चलिए बात सुन चलिए। लो दोस्त। तो मेरा ये कहना है कि हमने 4-4 आंदोलन देखे, 4-4 समाज की नाराजगी देखी। मेरा मेरा हमेशा एक आंकड़े के हिसाब से चलता हूँ। मैं कभी नहीं कहता हूँ फलां आदमी कह रहा है, ढिका आदमी कह रहा है, मैं ज़मीन में ये सब नहीं जाता। एक आंकड़े जो बताते हैं वो दिखाते हैं कि इतना बहुत फर्क नहीं पड़ता है। सोशल मीडिया पे कुछ चीजें बहुत ज्यादा हाइप हो जाती हैं। हमने श्रीकांत त्यागी के मामले में, विकास दुबे के मामले में, किसानों के मामले में और जाटों के मामले में सोशल मीडिया पे बहुत जो हाइप देखा। आंकड़े बताते हैं कि जब चुनाव हुआ तो उतना असर नहीं नजर आया। बल्कि इसका एक आखिरी बात मैं कह दूं, उसमें सबसे अच्छा अगर कमेंट किसी का आपको चाहिए तो योगेंद्र यादव का कमेंट है, जो कहते हैं साहब पिच तो हमने बड़ी अच्छी बनाई थी, अखिलेश यादव बॉलिंग नहीं कर पाते।